Hello and welcome to my channel. Dear students, जिस तरह मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि आने वाले FSC एग्ज़ामिनेशन के लिए आपने नकल पे तवज्जो नहीं देनी है, आपने अपने अक्ल से काम करना है। तो उस सिलसिले में मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश के टेक्स्ट में जो हमारे साथ पोएम्स हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जिससे लाजमी सवाल आते हैं, मैं वो आपको 6, 7, 8 मिनट की वीडियोस में आसान बना कर दूँ ताकि आपके जहन में आइडिया हो। बाकी आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक, 11th तक आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, आप इंग्लिश लिख सकते हैं। असल मसला ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो उस सिलसिले में आज हम गुड टिम्बर का जो पोएम है मैं उसकी समरी करता हूँ आपके लिए, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ और आपको उसका मेन आइडिया भी बताता हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो इसमें। हमेशा याद रखें, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि 2 लाजमी क्वेश्चन आते हैं इससे, वो आप ज़रूर करेंगे। एक पैराफ्रेज का, दूसरा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का। पैराफ्रेज तो सिंपल सी बात है, जिस तरह पैराफ्रेज का खुद मतलब ही है कि सिंपल बनाओ इसको। पोइट्री की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, उसको आपने अपनी ही लैंग्वेज में, जो आप नसर जिस ज़ुबान में आप बोलते हैं, जिसमें आप लिखते हैं, उसी में चेंज करना है ताकि लोगों को समझ आ जाए, एग्जामिनर को समझ आ जाए कि जो गिवन लाइन्स है उसका क्या मतलब है। उसमें पोइट को मेंशन नहीं करना, पोएम के टाइटल को मेंशन नहीं करना, बस सिर्फ उसके अंदर जो बात पोइट कर रहा है वो अपनी ज़ुबान में समझा दे, इन योर ओन वर्ड। जो कि आपको गिवन वर्ड्स हैं उनसे भी नहीं, उनको भी यूज़ नहीं करोगे। दूसरा जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, उसमें 3 हेडिंग्स देने की कोशिश करें। रेफरेंस में कैटेगोरिकली बता दे क्लियरली कि ये इसका पोइट है और ये इसका पोएम का टाइटल है, इसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट हमेशा एक होता है, वो वही होता है जो आपके साथ उस पोएम का मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। हर पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है जो आपको फिंगर टिप पे आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे साथ पोएम है गुड टिम्बर। तो गुड टिम्बर, जैसे कि टिम्बर तो आम ज़ुबान में आप लकड़ी को कह सकते हैं, यहाँ पर दरख्त मुराद लिया गया है। लेकिन अगर आप इसको देख लें तो जैसे ही इसके टाइटल को हम देख लें हमको हैरत होती है कि अच्छे तो इंसान हो सकते हैं या लोग हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, अब भला दरख्त कैसे अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। तो ये खूबी होती है पोएम्स की कि वो आपको फ़ौरन अट्रैक्ट करता है, कि इसको पढ़ने पर मजबूर करता है यही बात कि अच्छा मैं देख लूँ कि लकड़ियाँ, पोइट कहता है कि कौन सा इतना अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला दरख्त है यहाँ पर जिसकी बात हो रही है। तो जब आप इसकी 4 स्टेंजास पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि इसमें 4 स्टेंजा है, तो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। पहले स्टेंजा में अगर आप देख लें तो पोइट जो है वो कुछ अच्छे दरख्त और आम मामूल के दरख्त में बात जो फ़र्क है वो समझा रहा है कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो बहुत ही आम छोटे छोटे होते हैं, स्क्रबी होते हैं, लिटल होते हैं, आम प्लेन जगहों पर उगते हैं। उनको रूटीन की फोटोसिंथेसिस मिलती है, जैसे कि उनको वाटर भी मिलता है, उनको सनलाइट मिलती है और इस तरह उनकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होकर वो आम से दरख्त बन जाते हैं। तो ये वो दरख्त होते हैं जो ना ज़िंदगी में कभी उनको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनको मॉडरेट मौसम भी मिलता है, उनको मॉडरेट वाटर भी मिलती है, कभी तूफ़ानों का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके मुकाबले में कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ऐसे इलाकों में उग आते हैं जहाँ पर इंतहाई सख्त मौसम होते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स जिसको हम कहते हैं। सर्दियों में इंतहाई सख्त सर्दी होती है या गर्मियों में फिर इंतहाई सख्त गर्मी होती है और ऐसे तूफ़ान आते हैं, शराबारी होती है और हर 5-10 मिनट के बाद कभी कभी मौसम तब्दील भी हो जाता है और फिर बहुत ऊंची पहाड़ों के सीनों पर उगे हुए होते हैं। तो ये इन दरख्तों की खूबी होती है कि वो इतने ऊंचाइयों पर होकर भी बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे उगाते हैं, इतने ऊंचे उगाते हैं कि उनके नीचे जो दरख्त होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी को एनालॉजी बनाया गया है, इसको मिसाल बनाया गया है और पोइट हमको आगे ले जाता है इंसानों की तरफ कि जिस तरह दरख्त जो कि सख्त जगहों पर उगाते हैं और इंतहाई तनावर बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, इस तरह इंसानों की भी अकसाम है। कुछ लोग होते हैं जिनकी आम रूटीन लाइफ होती है, सुबह उठ गए, बस दोपहर हो गया, शाम हो गई, 3 वक्त का खाना खाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी, जिस तरह के रोबोट्स होते हैं उसी के मुताबिक चलते हैं। ये आम लोग होते हैं, उनका दिन, उनकी ज़िंदगी आम शुरू होती है और आम पे ही ख़त्म हो जाती है, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। उसके मुकाबले में वो कहते हैं कि फिर लोग होते हैं जो सख्त मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो मेहनत करते हैं और यही लोग जो होते हैं फिर वो बड़े बन जाते हैं, वो लीडर्स बन जाते हैं, वो किरदार वाले लोग बन जाते हैं। जिस तरह हमको पता है कि लीडर्स नर्सरी में नहीं उगते हैं, जिस तरह के बड़े लोग जो होते हैं वो मेहनत से, वो लैब्स में काम करते हैं, तो वो उस तरह पैदा हो जाते हैं। तो फिर पोइट तीसरे स्टेंजा की तरफ जाकर वहाँ पर दोनों को मिला लेता है
کہ یہ جو گڈ ٹمبرس ہیں کہ گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز، دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز، دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ۔ اسی طرح پھر انسانوں کے بارے میں یہی بات کرتا ہے کہ بالکل اسی طرح جو انسان ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جس طرح کے سخت موسموں میں بڑے درخت اگتے ہیں تو سختیوں میں سخت انسان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آخری اسٹینزا میں پوئٹ جو ہے وہ ان کی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ان لوگوں کی یا ان درختوں کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہی چیز ان کے خون میں شامل ہوتا ہے، یہ ان کے انسسٹرز میں، ان کے آباء و اجداد میں ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح کی یہ مخصوص درخت ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیودار ہے، صنوبر ہے، تو جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کو اتنا اونچا بڑا تناور اور مسکولر نظر آئے گا۔ اس طرح انسانوں میں بھی یہی اقسام ہیں، جو محنت کے عادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے نام بناتے ہیں اور مسلسل رہتی دنیا تک ان کا نام رہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ یا یہ وہ درخت ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، جیسا کہ آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یا یہ جو انسان ہوتے ہیں وہ ستاروں میں اپنے حال کو خود ہی لکھتے ہیں، اپنا مقدر خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کسی ایسی طاقت کے لیے کہ رحم و کرم پہ نہیں ہوتے ہیں جو ان کی وہ بنائیں، ان کی مقدر بنائیں گے، ان کی تقدیر بنائیں گے، بلکہ ایسی محنت کرتے ہیں کہ اس طرح یہ خود ہی بن جاتے ہیں۔ اب جب آپ اس 4 اسٹینزا کو پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی فلسفہ ہے، ایک انسپریشن ہے جو اس کا کانٹیکسٹ کہلاتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ سختیاں برداشت کرنے سے ملتی ہے۔ تو کانٹیکسٹ میں آپ نے یہی لکھنا ہے، چاہے جو بھی لائنز ان سے آ جائے کہ in this poem the poet is suggesting that success comes to those people who work hard, who really who sweat blood also۔ وہ لوگ جو خون پسینہ بہا لیتے ہیں وہی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، وہ سختیاں، گرمیاں، تشدد سب کچھ برداشت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مصیبت برداشت نہیں کر سکتے وہ عام رہ جاتے ہیں، ان کی لائف روٹین رہ جاتی ہے۔ جو بھی اسٹینزا ہے یہی آپ کا جو ہے وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بنتا ہے۔ ایکسپلینیشن آپ کی چاروں اسٹینزا کی ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے کہ جو اسٹینزا آ جائے اسی کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ پہلے اسٹینزا میں درختوں کی فوٹوسنتھسس کی بات ہوئی ہے، لائٹ، سن، واٹر، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے ہارڈ ورک کے لیے پسینہ بہانا، صبح اٹھنا اور اپنے مقدر کو خود ہی چینج کرنا، یہی اس میں بات کی گئی ہے۔ تیسرے اسٹینزا میں سب دونوں کو ملایا گیا ہے، اور چوتھے اسٹینزا میں انسسٹرز کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ پورا پوئم جو ہے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، نہ آپ کو کسی قسم کی گائیڈس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی سے آئیڈیا چھڑانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی لینگویج میں کرنا ہے۔ تو یہ جو پوئم ہے یہ خود بھی یہاں آپ سے کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، نالج کو آگے بڑھائیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دس ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔